एक एंगल पे आ जाता है, सीधा रहता नहीं है। चलिए ओ, ये बढ़ेगा ना। ओ, ड्राइव है क्या? कहाँ से क्या होगा यार इसका? दोनों हाथ से। कट होगा क्या? इस पे अब कौन सा बटन दबा दूं? कट का बटन ही कहाँ है इसमें? है क्या? अरे किसी को आता है तो ऑपरेट करने आ जाओ यार। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, वो मत आ जाए फिर से। अब नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे यार? कुछ याद है? कोई कोई समस्या आया है? पढ़वे नहीं किए सर? मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को डाउट नहीं आ रहा है कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। दो ही कारण हो सकता है, या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं या मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को डाउट ही नहीं आ रहा है। समस्या नहीं आ रहा है क्या? पढ़ ही नहीं रहे सर, पढ़ेंगे तब तो समस्या आएगा। अच्छा ऐसा क्या? आप लोग नए हैं क्या? आप तो आते थे। आप पहला दिन है क्या? दूसरा तीसरा दिन है? ठीक है, चलिए ठीक है। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? आखिरी टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? अम्ल का तनुकरण। तनुकरण मतलब क्या होता है? तनुता। तनुता या तनुकरण क्या होता है इसका मतलब? डाइल्यूशन, किसी चीज को डाइल्यूट करना, तनु करना। एक उदाहरण दो, जैसे वही मैं एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि एक गिलास पानी है, उसमें आपने शक्कर घोल के बढ़िया शरबत बना लिया है। ठीक है, अच्छा उसमें आप खूब सारा और पानी डालते जाओ तो क्या होता जाएगा? वो डाइल्यूट होता जाएगा, तनु होता जाएगा। किसी चीज को पतला करना, बट हम लोग इसमें ऐसे पतला करने के टर्म्स में नहीं बोलते केमिस्ट्री में, उसको डाइल्यूट करना बोलते हैं। ठीक है, अच्छा डाइल्यूट करूंगा तो क्या होगा? डाइल्यूट करूंगा तो मैं क्या करूंगा? कुछ कोई ना कोई सॉल्वेंट डालूंगा। अपने पास अभी सॉल्वेंट विलायक, विलायक के फॉर्म में क्या है? पानी। डाइल्यूट करूंगा तो क्या होगा? अच्छा दो चीजें होती हैं हम लोग के पास, दो चीजें हैं। एक है एसिड, अम्ल है ना, एसिड है। इसको अगर मैं डाइल्यूट करता हूं तो क्या होगा? और अगर बेस है, बेस, इसको अगर मैं डाइल्यूट करता हूं तो क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? अच्छा डाइल्यूट करना मतलब पानी डालना है ना। अच्छा एसिड में क्या चीज होता है? ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में। एसिड किसको बोलते हैं? जो H प्लस आयन दे। बात समझ में आ रही है? जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहे, H प्लस आयन का सांद्रता, सांद्रता ज्यादा रहे। बेस में क्या होता है? जिसमें OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन है ना, इसका सांद्रता ज्यादा रहे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अगर मैं एसिड को डाइल्यूट करता जाऊं, अगर कोई एसिड है किसी कंटेनर में, मान लो एसिड है, एसिड है, एसिड को अगर मैं डाइल्यूट करता जाऊं, कोई भी एसिड इसमें डाल जाऊं, मान लो एसिड के फॉर्म में, मैं एक एग्जांपल, कोई भी एसिड HCl डाला हुआ हो है ना, अगर मैं इसको डाइल्यूट करता हूं, इसका मतलब क्या है? दो चीजें हैं। पहला, इसमें से कौन सा सही है आप बताइएगा। अगर मैं इसको डाइल्यूट करता हूं तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा? ये बताओ। या दूसरा चीज, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा? देखो इसको एक तो तरीका है लिखने का, OH आयन, मैं बोल रहा हूं आपको ना, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, इसको लिखने का तरीका कैसे होता है मालूम है? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है वो सांद्रता को दिखा रहा है।
H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की सांद्रता, हाइड्रोनियम H3O प्लस लिखा जाता है, या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, तो मैं ऐसे लिखूंगा। इसका मतलब होता है कि ये हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये एसिड है तो अपन पहले इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? एसिड है तो उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, H प्लस ज्यादा रहेगा, ठीक है, वही एसिड ही होता है। अच्छा, तो अगर मैं इसको डाइल्यूट करता हूं तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। बात समझ में आ रही है? H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अगर बेस है मेरे पास, एक उदाहरण है, ओ ये आगे चला गया, चलो ठीक है, पीछे तो आ जाएगा ना, वो आ गया, ठीक। यहीं पे मैं करता हूं, बेस के लिए कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। अगर मेरे पास बेस है, अगर मेरे पास बेस है किसी कंसेंट्रेशन में, बेस है, अरे अरे अरे, कोई भी बेस ले लेता हूं मैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए NaOH, यहां पे मैं क्षार की बात कर रहा हूं अब ना, बेस, बेस के बारे में बात कर रहा हूं, और यहां पे मैं इधर क्या बात किया था, इधर अम्ल के बारे में बात किया था, है ना, अम्ल के बारे में बात किया था। अगर बेस है, बेस में अगर मैं इसको तनु कर रहा हूं, तनु कर रहा हूं, इसको डाइल्यूट कर रहा हूं, तो बेस में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? दो के बारे में बात करेंगे। H प्लस के बारे में बात करेंगे क्या इसमें? इसमें H प्लस आयन के बारे में बात नहीं करेंगे। बेस मतलब OH माइनस आयन ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं बेस को डाइल्यूट कर रहा हूं, बेस को अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, तनु कर रहा हूं, तो मेरे को ये बताइए, OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी कि OH माइनस आयन सांद्रता कम होगी? बात समझ में आई क्या? सेम सवाल है। अरे समझ में आया? बुझाया? क्या होगा मतलब, बढ़ेगा कि कम होगा? ये सवाल पूछा गया है पेपर में। हाँ या दो ही तो होगा, है ना, या तो बढ़ेगा या सांद्रता कम। सवाल समझ में आ गया ना? तनु कर रहा हूं मैं बेस को, ठीक है, H प्लस आयन की, OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी कि कम होगी? अगर बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी, कम होगी तो क्यों कम होगी? अरे क्या झंडो बताओ, इससे घुसा के देख रही हैं आप, क्या बात है एकदम, है ना? क्या सर, क्या क्या पढ़ाते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो रखा है ऐसा? ठीक है, चलिए, क्या होगी कंसंट्रेशन? अरे हाँ या ना बोलेंगे, है बढ़ेगी? ऐसा नहीं होता है, काहे बढ़ेगी? तो मतलब उसका कारण भी बताना है क्यों, है ना। किधर जा रहे हो? उत्तर की ओर जा रहा हूं, है ना। उत्तर की ओर क्यों जा रहे हो? हिमालय है, हरिद्वार है, कारण है ना। समझ में आ रहा है? दो तीन कारण है। इसकी सांद्रता देखो, डाइल्यूशन का मतलब ही होता है सांद्रता को कम करना, सांद्रता को कम करना। हमेशा दोनों केस में सांद्रता क्या होगी? कम होगी। एसिड को अगर डाइल्यूट करोगे तो H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी। बेस को अगर डाइल्यूट डाइल्यूट करना मतलब आप समझो पतला करना। जिस चीज को भी पतला कर रहे हो तो उसमें वो चीज गाढ़ा रहा होगा, सांद्रता उसकी कम होगी। बात समझ में आ रही है? इसमें से आपको जो जो चाहिए नोट कर लीजिए। मुख्य पॉइंट यही लिखना है कि एसिड को भी डाइल्यूट करने पे H प्लस आयन की सांद्रता कम होती है, बेस को डाइल्यूट करने पे OH माइनस आयन की सांद्रता कम होती है। पहले लिखा हूं व्हाइट पेन से, फिर लिखा हूं ये ऑरेंज वाले पेन से। आपको जो चाहिए आप इसमें से नोट कर सकते हैं।
कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछिएगा। डाइल लिखा हुआ है, दिल नहीं लिखा हुआ है, वो डाइल्यूट लिखा हुआ है ना, दिल दिल मत लिखिएगा, है ना। आजकल तो इमोजी बन जाता है ऐसे, 3 लगा के ऐसे लगा देता है, कैसे इमोजी बनाते हैं ना, 3 बना के एक तो, है ना, दिल बनाना रहता है, तो डाइल्यूशन लिखा हुआ है। वो जेंजी होंगे आप लोग, है ना। जेंजी नहीं है क्या है? मेरा उम्र, मैं तो यार ईसा सदी पूर्व 3 बिफोर क्राइस्ट, है ना, 300 उस टाइम का मेरा जन्म है। मैं हम लोग तो बता देंगे 1500 साल हो गया, 1600। किसी लड़की से पूछ ले वो 50 साल उम्र है तो नहीं बोलेगी। हाँ, हम लोग 1500 बोलने को तैयार है ना। ठीक है, बोल सकते हैं क्या 50 साल उम्र है, लड़की लोग को समस्या रहता है। खैर चलिए, ये हो गया। एक यहाँ पे हो गया ना, ये यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है बार बार, कई बार पूछा गया है पेपर में। आप घटना चक्र उठाओगे तो आपको दिखेगा। चले नेक्स्ट, आप लोग बताइएगा मुझे कि एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें मैं क्या किया, एसिड डाल दिया, है ना। कोई भी एसिड ले लो। मतलब अच्छा, एक कंटेनर है, इसमें मैं क्या किया, पानी डाल दिया। 2 ही चीजें होती हैं। मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, किसका डाइल्यूशन पढ़ रहा हूं मैं, डाइल्यूशन किसका पढ़ रहा हूं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। भाई एसिड को मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, तनुता किसकी, अम्ल की तनुता, अम्ल को मैं तनु बना रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास 2 ही तरीके हैं, या तो मैं एसिड में डाल दूं पानी, समझ में आ रहा है क्या, या तो मैं एसिड में डाल दूं पानी, या एक तरीका है कि मैं पानी में डाल दूं एसिड। भाई मेरे को शरबत बनाना है, एक उदाहरण, या शक्कर में डाल दूं पानी, या पानी में डाल दूं शक्कर। बात समझ में आ रही है। सवाल है यहाँ पे शक्कर और पानी छोड़ के, यहाँ पे है कि आपको डाइल्यूट करना है। आप मेथड 1 से जाओगे, एसिड में डालोगे पानी कि पानी में डालोगे एसिड। ये सवाल कई बार पूछा गया है। क्या मन है, क्या है, एक सही है एक गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा क्या, मतलब अपना अपना पक्ष रख सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या करना चाहेंगे आप। पानी में डाल देंगे एसिड, ये 2 इस पे जाना चाह रहे हैं आप। पानी में डाल देंगे एसिड, इसी को बोल रहे हैं ना, पानी में डाल देंगे एसिड। और कोई है? हाँ, डाइल्यूट करना है, एसिड को डाइल्यूट करना है, एसिड में डाल दिया। अच्छा, आधे लोग पानी ये वाला हो गया, तो आधे लोग का ये वाला आंसर हो गया, है ना। चलिए, जिनका ये आंसर है ये वाला एकदम गलत है ना, जिनका आंसर है ये एकदम सही है। होता क्या है, देखिए, पानी है ज्यादा, एसिड है थोड़ा सा, आप डालिए एकदम हल्का सा डालिए, फिर उसको स्टर करते हैं, है ना। कोरोना काल में मैं इस वर्ड से बहुत ज्यादा परिचित हुआ, स्टर वर्ड, है ना। यूट्यूब में देख के सब लोगों को जोश नहीं चढ़ा था, कुछ भी बना रहे थे खाने के लिए, ऐसा भयावह चीज मैं बनाया था घर का खाना अच्छा लगने लगा था मेरे को। ठीक है, खैर होता क्या है, आप एसिड में, पानी में अगर आप एसिड डालते हो तो हल्का सा एसिड डाले और पानी डाले, उसको घुमाए मिलाए, फिर एसिड डाले, फिर उसको मिलाए। उसमें होता क्या है कि एसिड एक साथ उबल के बाहर नहीं आता है। इसमें क्या होता है, उछल के बाहर। इसमें क्या होता है, एसिड है भरा हुआ, ऑयली कंसेंट, उसको तनु कर रहे हो आप, सीधा पानी डालोगे तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलता है, उससे होता क्या है कि एसिड निकल के बाहर आ जाता है, हाथ पैर जलने की, हाथ पैर में लगेगा तो जलने का संभावना रहता है। बात समझ में आया क्या? मैं लिखा भी दूंगा इसको कि हमेशा क्या करते हैं, एसिड को डाला जाता है पानी में, एसिड को डाला जाता है पानी में, ऐसे याद रखिएगा, एसिड डाल देते हैं ना, एसिड डाल देते हैं। खैर चलिए, लिखिएगा शुरू से जो पॉइंट है मैं लिखा देता हूँ, इसमें से जो चाहिए आप नोट कर लीजिए, जो नहीं चाहिए वो मैं पॉइंट वाइज लिखा देता हूँ। ये सवाल आता है ना भाई, पेपर में बहुत बार आता है। एक सवाल बताइए तो पेपर में था, मैं देखा, ऐसे ही बताइएगा आप लोग ना। शुष्क HCl गैस
लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? अरे सुनो, कल ही तो बताया हूं मैं, शुष्क HCl गैस एसिड है, लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? जलीय विलयन में H+ होना चाहिए, शुष्क HCl ड्राई HCl है, उसमें H+ नहीं मिलता है। बात समझ में आया? हाँ, अगर गैस HCl है, क्षार है, तो आप बस वही देखना है कि H+ OH- वाला कोई ऑप्शन है क्या। समझ में आया? ये सवाल है। खैर, लिखिएगा तनुकरण। किसी विलयन में जल की मात्रा बढ़ाने पर, किसी विलयन में जल की मात्रा बढ़ाने पर वह तनु हो जाता है। तनु हो जाता है। देखिए, यहां पे दो शब्द आया, एक आया विलयन मिक्सचर, है ना, सॉल्यूशन, है ना, और एक शब्द आया क्या, किसी विलयन में जल की मात्रा, जल, है ना, मतलब सॉल्वेंट, कोई चीज घोल घोल रहे हैं, विलायक, है ना। हमेशा विलायक जल हो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन पेंट घर में यूज करते हैं, उसमें कुछ और कोई कार्बनिक रसायन डाला जाता है विलायक के तौर पर, उसमें पानी डाल के नहीं घोला जाता है ना। बात समझ आ रही है? हाँ, शक्कर में आप पानी, हाँ अभी आपको जरूरत है अपने लेवल पे, जो जनरल कंपटीशन है जनरल, उस स्तर पे आप जल को विलायक के रूप में यूज कर सकते हैं। कई जगह अल्कोहलीय विलायक होते हैं, अलग अलग तरह के विलायक भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और चीज आया, किसी विलयन, विलयन दो टाइप का होता है, जानते हैं क्या? समांगी विलयन और एक विषमांगी विलयन, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। समांगी विलयन क्या होता है? समांगी विलयन और विषमांगी विलयन, विष नहीं बोलता ना, विष, विष नहीं है, विषमांगी, है ना, विषमांगी ऐसे बोल देते हैं। समांगी विलयन क्या होता है, कोई उदाहरण? हाँ बोलिए। समांगी विलयन और विषमांगी विलयन, ये चीज बहुत बार आएगा आपको, मैं बता देता हूं। जैसे एक कंटेनर है भाई, बहुत आसान सा चीज है, समांगी, समान अंग, सब जगह समान अंग। उदाहरण के लिए, आप एक ग्लास पानी ले लो, उसमें नमक डाल दो और उसको घोल दो, है ना। जितना नमकीन यहाँ का पानी लगेगा, उतना ही नमकीन यहाँ का पानी लगेगा, यहाँ का भी पानी उतना ही नमकीन लगेगा, यहाँ का भी पानी। बात समझ में आ रही है क्या? क्या ग्लूकोज पाउडर, ये समांगी हो गया, है ना। विषमांगी, जैसे तेल में पानी घोल दो, विषमांगी हो गया। एक उदाहरण समझ में आया? समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसमें भी अलग अलग टाइप आते हैं, बट अभी आपके लिए जरूरत नहीं है उसमें। नहीं नहीं, घुलेगा दोनों, एक कंप्लीटली घुलता है, एक प्रॉपर नहीं घुलता है ना, तो घुलेगा दोनों, है ना। नहीं घुलेगा तो कैसे फिर विलयन, है ना। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक होता है ना, कई जगह पे एसीटोन का मिश्रण होता है ना, तो अलग अलग चीजें होती हैं उसमें, घुलेंगे दोनों। जैसे लाइक डिजॉल्व्स लाइक बोलते हैं क्या ना, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक्स, मतलब समान तरह के जिनमें व्यवहार रहते हैं वही घुलते हैं एक दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था, पानी पेंट में नहीं घुलेगा, है ना, लेकिन क्या घुल जाएगा, ऑर्गेनिक केमिकल्स जो डालते हैं वो घुल जाता है। ठीक है, एक सवाल आता है बार बार कि पानी जो है वो अकार्बनिक है ना, और शराब जो अल्कोहल है वो कार्बनिक है। आप बोलते हो कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना, लेकिन ये क्यों घुल जाता है पानी शराब में, है ना। नीट पीते ना यार, है ना यार, है ना। आजकल तो खैर हमारी लड़कियां लड़कों से कम है कि, आजकल तो ये भी चल रहा है ना, तो ये ऐसा हंसने वाला बात नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ोगे तो छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पे आता है दारू पीने में, है ना। आप आर्थिक सर्वेक्षण देखना, हर साल निकलते रहता है, सबसे ज्यादा दरुआ भरे हुए हैं यहीं पे छत्तीसगढ़ में, है ना। तो खैर, लाइक डिजॉल्व्स लाइक वहां पे क्यों नहीं लगता है, तो वो पोलैरिटी का कंसेप्ट आता है वहां पे। खैर, वो अपने के लिए जरूरत नहीं है, उधर काम आता है। खैर, तनुता, तनुता कहां तक लिखा, मैं लिखा दिया ना।
ठीक, मेरे कहने का ये मतलब था विलयन दो टाइप का होता है। अच्छा, हमेशा विलायक के जगह पे मतलब पानी ही डालें ये जरूरी नहीं है, अलग अलग टाइप के भी सॉल्वेंट आते हैं। ये दो चीज मेरे को समझानी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल हेडिंग डालिए, साइड हेडिंग, पॉइंट में ही लिखिएगा। सांद्र अम्ल मतलब कंसंट्रेटेड अम्ल बोलेंगे तो कंसंट्रेटेड अम्ल का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेटेड अम्ल सांद्रता जहां पे बोला कोई भी चीज सांद्र है मतलब कंसंट्रेटेड है, उसमें जल की मात्रा कम होगी। बात समझ में आया क्या? सांद्र अम्ल मतलब जल की मात्रा, अम्ल में जल की मात्रा कम, अम्ल में जल की मात्रा कम। नेक्स्ट लिखिएगा तनु क्षार, तनु क्षार, सांद्र अम्ल लिखाया और तनु क्षार लिखा दिया। सांद्र क्षार भी हो सकता है, मतलब दोनों हो जाए एक साथ, समझ में आ रहा है? जल की मात्रा अधिक, जल की मात्रा अधिक। देखो मुख्यतः मुझे सांद्र और तनु का मतलब समझाना था। सांद्र मतलब जल की मात्रा कम, अम्ल हो या क्षार हो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। तनु मतलब जल की मात्रा अधिक, अम्ल हो या क्षार हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अम्ल को धीरे धीरे क्षार में अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए, अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए, क्योंकि अम्ल एवं जल की अभिक्रिया, अम्ल और जल की अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, अंग्रेजी माध्यम वाले एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक होती है। वो पूछा जाएगा ऊष्माक्षेपी होता है कि ऊष्माशोषी होता है, एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है। अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इसके आगे वही हाथ पैर जल जाएगा वो लिखने का जरूरत नहीं। ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ में गिरेगा हाथ जलेगा, पैर में गिरेगा पैर जल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, एक सवाल आया था, एक बार देखिए, आपको जो समस्या है एक बार देखिए, उसके बाद मैं आपको एक सवाल आया था वो कराता हूँ। सवाल कहाँ गया? हेडिंग डालिएगा पीएच स्केल। पढ़े हैं क्या? पीएच स्केल, पीएच, सॉरी यहां पे लिखेंगे, इसको उसको हटा देंगे, है ना? क्या होता है पीएच स्केल? ना याद है? क्या होता है पीएच स्केल? हाँ बोलिए। देखिए, एक तो आदमी था सोरेनसन, नाम पूछा जाता है ना, सोरेनसन, सोरेनसन ये दिया था। ठीक है, पीएच स्केल को कौन दिया था? सोरेनसन, एक साइंटिस्ट था। जैसे अब वो बैठा तो बोला ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब ये ज़्यादा H+ दे रहा है। एक ही उदाहरण देता हूँ, जैसे मिर्ची है, ये ज़्यादा तीखा मिर्ची है ना, ये उससे भी ज़्यादा तीखा मिर्ची है, ये उससे भी ज़्यादा तीखा मिर्ची, तो इसको मैं कहीं ना कहीं अरेंज तो करूँगा ना। ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, ये बेसिक है, उसको कहीं ना कहीं तो मैं अरेंज करूँगा ना। उसको अरेंज करने के लिए सोरेनसन जो आदमी था, साइंटिस्ट था, आदमी अपन बोल दे रहे हैं, वो एक स्केल दिया।
स्केल मतलब पैमाना नापने के लिए। वो बोला, एक तो स्केल निकाला, 0 से 15 सेंटीमीटर लंबा, एक तो 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है ना, वही वाला स्केल रहा होगा उसके पास, समझ में आया? 0 से 15 सेंटीमीटर तक गया, 15 सेंटीमीटर तो कितना तक जाएगा? 0 से गए तो अपन 14 तक जाएंगे, है ना। एक स्केल दिया, बोला, और उसके बाद उसमें एलिमेंट्स को, इन लोगों को, एसिड्स को, बेस को जमाना शुरू किया। बोला कि 0 से 7 से जस्ट पहले तक, 7 पे नहीं, 7 से जस्ट पहले तक ये क्या होगा? अम्लीय होगा, अम्लीय होंगे। और 7 के बाद जस्ट 7.1 से, है ना, 7.1 से इधर तक जो भी होंगे वो क्षारीय होंगे। क्या होंगे? क्षारीय। अच्छा, अब उसके बाद बोला कि आप इधर से जितना इधर जाओगे, है ना, इधर से आप इधर जाओगे, जैसे 7 से पहले क्या आएगा? 6 आएगा, उससे पहले 5 आएगा, 5 से पहले ऐसे यहाँ से 1 आएगा, फिर यहाँ से क्या आएगा? 2, 3, 4, है ना, 6, 6.5, 6.9 तक, 999। 7 के बाद क्या आएगा? 8, ऐसे जाके 9, फिर 13, ऐसे बढ़ते जाओ आप, इधर जाओ। मतलब 6 वाला कम अम्लीय होगा 5 की तुलना में। इधर से बायां से दायां जाओगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, अम्लीयता बढ़ती जाएगी। 6 से ज्यादा अम्लीय कौन होगा? 5, 5 से ज्यादा अम्लीय कौन होगा? 4, 4 से ज्यादा अम्लीय, ये वाला, ये सब रेंज जो होते हैं, ये सब रेंज 0, 1, 2 बहुत ज्यादा अम्लीय होते हैं, बहुत ज्यादा। अपने जो पेट में, स्टमक में जो HCl रहता है, उसका अगर आप देखोगे तो 1.5 के लगभग आसपास pH होता है। हाईली एसिडिक HCl रहता है पेट के अंदर। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं वो इसको देते हैं। खैर, अच्छा, 7 पे, एकदम 7 पे क्या होगा? न्यूट्रल, मतलब उदासीन, जिसका pH 7 आया। उदाहरण के लिए अपना पानी जो है उदासीन होता है। देखो, पानी में करंट लगाओगे आप, है ना, प्योर वाटर, एक सवाल पूछा जाता है कि प्योर वाटर है ना, आप उसमें करंट प्रवाहित करते हो तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? एक्सपीरियंस के बेसिस पे ना बताइएगा, है ना। मारा है करंट? किसको मारा है? करंट नहीं मारा है आप लोगों को? किसी को नहीं मारा है यार? हो ही नहीं सकता। मारा, एक आध 2 बार तो मारता है। मेरे घर में हम लोग का वो उधर वो है, घर जाओगे तो कॉम्प्लेक्स है हम लोग का, उसमें पहले ज़माने में कॉम्प्लेक्स बनता था तो नीचे प्लस्तर कर देते थे, उसमें पानी भर देते थे और एक साइड से मिट्टी से ऐसे रोक देते थे। तो हम लोग का आर्ट दुकान है, तो दुकान में क्या हो रहा था, उसका ओपनिंग था तो पानी निकालना था, तो पानी को आप मिट्टी को हटा देते तो भी पानी निकल जाता सारा, है ना। मेरे पास एक तो छोटा सा टुल्लू पंप था, उसका, किसका? कूलर वाला। थोड़ा सा कूलर वाले पंप से निकाल के पानी फेंकूंगा मैं, इतना पानी में था, है ना, और पंप को लगाया और यहाँ पे वो कटा हुआ था वो तार, इतना तगड़ा झटका मारा ना, वो तो पकड़ लेता तो खत्म था कहानी उस दिन, है ना। वो मार के फेंक दिया। तो करंट तो मारता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि करंट ना मारा हो, है ना। खैर, एकदम प्योर वाटर है, आसूत जल, है ना, उसमें अगर आप करंट लगाओगे तो आपको करंट नहीं मारेगा। ये सवाल आता है क्योंकि लोग मार देते हैं, करंट आता है, या उसमें कुछ ना कुछ, या तो हाइड्रो, ये वाला, वो बाबा लोग आते हैं ना, कई बाबा लोग आते हैं कि देखो करंट नहीं मार रहा है मेरे को। बात समझ में आ रही है? आजकल तो आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन ठगने वाले आते हैं बाबा लोग, है ना। कुछ नहीं तो पंडित बना लेते हैं अपने आप को। पंडित नहीं रहते हम लोग ना, पंडित को बदनाम मत करना तुम लोग, समझ में आ रहा है? मैं पंडित आदमी, है ना। ठीक है, वो कुछ नहीं, बाबा लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण है वो, काम ब्राह्मण रहवे नहीं करते हैं, कुछ भी ब्राह्मण के नाम पे, है ना, ब्राह्मण को बदनाम कर दो, ठीक है। क्या, तो बाबा लोग आते हैं, हल्का सा बस उनके पानी में नमक डाल देना, बोलो बाबा आप चलाओ तो थोड़ा, है ना, कुछ मत करना, बस एक आध टुकड़ा छोटा सा नमक फेंक देना दूर से, अब लगाओ बाबा। बाबा दोबारा गाय दिखेगा नहीं उस पूरे गाँव में, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है आसूत जल जो एकदम प्योर वाटर होता है। ये सवाल कई बार आया है
ये जल का मतलब कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। उसमें आप करंट में हाथ मार डाल दो, पानी डाल दो, वो प्रवाहित होता ही नहीं है, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। ये सवाल आता है। खैर, उसका पीएच कितना होता है अशुद्ध जल का? 7। उदासीन, इसका कितना होता है पीएच? 7। अच्छा, इधर से इधर जितना जाते जाओ, इधर यहां से इधर जाओ और इधर जाओ, तो बेसिक नेचर क्षारीयता बायां से दाहिना से बायां जाने पर बढ़ता जाता है। मतलब 8 पीएच से ज्यादा क्षारीय कौन होगा? 9 पीएच। 9 पीएच से ज्यादा क्षारीय कौन होगा? 10। 10 से ज्यादा क्षारीय 11। 11 से ज्यादा ये इधर वाला हाईली क्षारीय, सबसे ज्यादा क्षारीय। बात समझ में आ रही है? बायां से दायां इसको देखना है ना, इधर से इसको देखना है। इसमें अपन लेफ्ट टू राइट, इधर किधर जाएंगे? राइट टू राइट ही जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना। बायां से किधर जा रहे हैं अपन? दाहिना जा रहे हैं। और यहाँ कहाँ जा रहे हैं? दाहिना से किधर जा रहे हैं अपन? बायां जा रहे हैं। दोनों चीजों को ध्यान हो। इस स्केल को कौन दिया था? सोरेनसन। कई बार सन पूछा जाता है, मेरे ख्याल से 1904 के आसपास दिया था। अभी मेरे पास सन नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। संभवतः मेरे को जहां तक याद आ रहा है 1904 के आसपास दिया था। एक बार आप सन देख लीजिएगा, ठीक है। कौन दिया था इसको? सोरेनसन। इसका मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। आप लिख लीजिए, वही लिखा ही हुआ है, वो ग्रीक आदमी था, तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल के हिसाब से दिया था। जरूरत नहीं है हालांकि उसका, पोटेंशियल मैं लिख देता हूं, PH, पोटेंशियल। या कहीं कहीं पे इसको पावर लिखा जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन H+, ऐसा लिखा जाता है। पावर ऑफ पोटेंशियल या पावर या पोटेंज भी लिखा जाता है इसको, पोटेंज। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाता है कि सोरेनसन। इसमें से जो सवाल बनते हैं वो मैं करा दूंगा आपको। ये स्केल कहां से कहां तक होती है? 0 से 14। 1 से 14 तक नहीं होता है, 1 से 15 तक नहीं होता है। ये डाउट होता है 1 से 14 तक है कि ये, तो ये 0 से याद रखना है। 0 से कहां तक होता है? 14 तक होता है, ठीक। सवाल आया हुआ है, हाँ। 0 से 6 लिखा हुआ है बुक में, लेकिन ये 6.99 तक। यहां से 0 से 6, यहां पे कौन सा रहेगा? ये अम्लीय। 7.1 से 7 के जस्ट बाद से क्षारीय शुरू हो जाएगा। कहां तक जाएगा? 14 तक। 14 तक क्या होता है? क्षारीय, ठीक है। और 7 पे क्या होगा? उदासीन। 7 पे क्या होगा? उदासीन, ठीक है। आप एग्जांपल लिख लो। अम्ल के जो भी अम्ल हैं, HCl, और कौन कौन से अम्ल लिखाया था मैं? H2SO4, और कौन सा अम्ल लिखाया था? HNO3। यहां से सवाल बहुत बनते हैं ना, अभी मैं सवाल कराऊंगा आपको, समझ में आएगा। ये सब कौन सी प्रवृत्ति नेचर है? अम्लीय है, तो इनका पीएच 7 से कम होगा। अम्लीय है तो 7 से कम होगा, ठीक है। क्षारीय विलयन का पीएच कितना हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। क्षारीय का एग्जांपल लिख लो, NaOH, है ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? सही है कि गलत है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH आयन है, क्षार है, OH आयन है, क्षार है, OH आयन है, क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सही है ना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है? ठीक। धातु के हाइड्रोक्साइड आयन क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, कल लिखाया भी था, कल या परसों, है ना। धातु के वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। क्षारीयता में आ रहे हैं ये, वो सवाल पूछा जाता है, धातु के हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। ये हो गया। 2 सवाल लिख रहा हूं मैं, इसको नोट कर लिया आप लोग? बढ़ रहा हूं आगे ना। सवाल है, पीएच अगर बढ़ता है और पीएच अगर कम होता है, बढ़ता है या कम होता है, तो अम्लीयता क्या होगी? समझ में आया क्या पूछ रहा हूं मैं? अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगा कि घटेगा? और क्षारीयता क्या होगी? क्षारीयता क्या होगी? अगर पीएच बढ़ेगा तो अम्लीयता के बारे में बताइए और क्षारीयता के बारे में बताइए। अगर पीएच बढ़ता है, पीएच बढ़ रहा है मतलब
अम्लीयता बढ़ रहा है कि कौन क्या बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा कि क्षारीयता? क्षारीयता बढ़ेगा, ठीक है। पीएच अगर बढ़ रहा है तो क्षारीयता बढ़ता है, और अगर पीएच कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है तो क्या होगा? अम्लीयता बढ़ेगा। ये समझ में आया क्या? ये सब पूछा जाता है तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्षारीयता बढ़ रहा है तो अम्लीयता कम होगा। अरे ये समझ में आ रहा है ना? ये आसान सवाल पूछा जाता है, ठीक। अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, जितना कम लिखेंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। इसका क्या मतलब बताया था मैं आप लोगों को? H प्लस आयन, इसके अंदर जो भी रहे, इसका मतलब होता है सांद्रता। इस बॉक्स का मतलब होता है सांद्रता, है ना। इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसके अंदर जो भी डाल दे, OH आयन डाल दे, उसकी सांद्रता हो जाएगी। बात समझ में आया? ये पढ़ने का थोड़ा तरीका है। एक होता है प्रबल अम्ल, लिखिएगा प्रबल अम्ल, जानते हैं क्या होता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होता है? प्रबल अम्ल क्या होता है? एकदम तगड़ा अम्ल। प्रबल क्षार, है ना, बोलिए। नहीं जानकारी है? देखो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, आप दिवाली में पटाखा खरीद के लाए, 100 पटाखा लाए, एक पैकेट में 100 पटाखा है, 100 का 100 फूट गया, बढ़िया है, एकदम तगड़ा पटाखा है, बोलते हैं ना। 100 में से 20 फूटा, 80 नहीं फूटा तो उतना अच्छा नहीं है, 50 फूटा तो मॉडरेट है। समझ में आ रहा है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार भी वही है। अगर अम्ल लेते हो H प्लस और OH माइनस, अगर वो अपने आयंस में टूट जाते हैं जितनी जल्दी, 100% अगर वियोजित हो जाते हैं, बात समझ में आ रही है? अरे बुझा रहा है, अगर वो अपने आयंस में जितना ज़्यादा, अगर HCl लिए 100% अपने आयंस में टूट गया। अच्छा, ये आयंस में टूटना क्यों जरूरी है, ये समझ में आ रहा है क्या? आयंस में टूटना क्यों जरूरी है? एक उदाहरण में तो ऐसी सवाल प्रबल अम्ल, आयंस में टूटना क्यों जरूरी है? मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, अपने आयंस में टूट गया, आयंस में टूट गया। भाई HCl ही क्यों नहीं यूज हो जा रहा है? अपने आयंस में क्यों टूट रहा है? बैलेंस करने के लिए। एकदम गलत है ना। देखो मेरी बात सुनो, बायो वाले कितने हो? हाँ ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा, अब 10वीं में तो पढ़ाई है। अपन चावल दाल सब्जी खाते हैं ना, खाने में चावल दाल सब्जी, पिज्ज़ा, मुर्गा बकरा, शेर, शेर वेर भी खाते हैं क्या? ठीक है, ठीक। क्या हमारी बॉडी चावल को चावल के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेती है क्या? अवशोषित कर लेती है क्या? क्या आखिरी में किस टाइप में जाता है चावल? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। चावल दाल प्रोटीन, प्रोटीन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फैट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फैटी एसिड। हालांकि आखिरी एब्जॉर्बेबल फॉर्म चाहिए रहता है, चावल चावल के फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब होता है वो मॉलिक्यूल। बॉडी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है? आप कुछ भी खाओ, 3 चीजों में टूटता है। कौन कौन से 3 चीज कल पढ़ के आइएगा बायो वाले। आखिरी एब्जॉर्बेबल 3 फॉर्म होते हैं, 3 से 4 फॉर्म। प्रोटीन किस में होता है ना, जिसमें दाल रहता है, दाल जो खाते हैं वो प्रोटीन में, है ना। अच्छा, कोई फैटी एसिड में कौन कौन से टूटते हैं, समझ में आ रहा है? बॉडी कुछ फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करती है, 3 से 4 फॉर्म में। चावल खाए तो चावल थोड़ी लग जाता है, दाल खाए दावल, उसके अंदर के प्रोटीन्स विटामिन जो है, जो जिस फॉर्म में ब्रेक डाउन होकर बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है, बॉडी आपकी अवशोषित कर पा रही है, वैसा ही होता है। रिएक्शन करने के लिए HCl सीधा मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो रिएक्ट करता है, वो टूटेगा, आखिरी तक टूटेगा जब, हाँ अब रिएक्ट करने के लिए ये रेडी हो गया। बात समझ में आ रही है? तो प्रबल अम्ल वो होते हैं जो अपने आयनों में अधिकतम सबसे ज्यादा वियोजित हो जाएं। मतलब HCl है तो अगर मैं 100 ग्राम HCl लिया तो 100 के 100 ग्राम HCl जो है आपके H प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, H प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो गए। अगर मैं 100 ग्राम लिया उसमें से 10 तो ये प्रबल अम्ल हो जाएगा। जितने ज्यादा वियोजित हो पा रहे हैं उतना ज्यादा, उस हिसाब से इनकी वो रैंकिंग घटती जाएगी। लिखेगा प्रबल अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर
जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन आसानी से दे देते हैं। H+ आयन आसानी से दे देते हैं। दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा? जो आसानी से H+ आयन ना दे पाए या अपने आयनों में वियोजित ना हो पाए, लिख भी लीजिए एक पॉइंट, दुर्बल अम्ल। क्योंकि आगे आप लोगों को संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार भी है नहीं सिलेबस में, बट वो पूछा गया वहां सवाल, तो वहां पहुंचेंगे हम लोग। कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, उससे सवाल आए हुए हैं। दुर्बल अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, धीरे धीरे या कम मात्रा में आयनित होते हैं, धीरे धीरे या आयनित होते हैं, धीरे धीरे या कम मात्रा में। प्रबल अम्ल का उदाहरण लिख लीजिए आप, HCl प्रबल अम्ल का, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल में लिख लीजिए आप, कार्बनिक वाले जितने भी आएंगे ना लंबे लंबे, CH3COOH, एसिटिक एसिड, कार्बनिक वाले आएंगे, जितना लंबा 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 चौड़ा नाम रहता है, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, ठीक। H2CO3, ये सब दुर्बल अम्ल हैं। आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाएगा, बाकी सारा संभावना नहीं है। प्रबल क्षार क्या हो जाएगा? जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में OH- आयन दे। बस डैश लिख के प्रबल क्षार लिख लीजिए, OH- आयन ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप दुर्बल अम्ल की परिभाषा जिसको पूरा लिखना है पूरा लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं। दुर्बल क्षार पूरा लिखना है पूरा लिखिए, एक शब्द लिखना है एक शब्द लिखिए। वे क्षार, दुर्बल क्षार वे क्षार जो पूर्णतः आयनित नहीं होते, जो पूर्णतः आयनित नहीं होते तथा कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दुर्बल क्षार हो जाएंगे। ठीक है, और प्रबल क्षार क्या हो जाएंगे? जो आयनित होते हैं तथा प्रबल अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। प्रबल क्षार का उदाहरण लिख लीजिए, NaOH, KOH, दुर्बल क्षार का उदाहरण। ये सब याद ही करना पड़ेगा ना, कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH, इसका गलत लिख दिया क्या? ठीक है, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन जो हो जाएंगे दुर्बल क्षार हो जाएंगे, दुर्बल क्षार। और ये जो हो जाएगा प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, ठीक।
बताया यार, लगता है आएगा नहीं आएगा, करा दूँ नहीं कराऊँ, फिर समझ में नहीं आता। खैर सिलेबस में है तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। देखिए चलिए, हेडिंग डालिएगा, विभिन्न प्रकार के लवण और उनका पीएच। आएगा नहीं आएगा कैसे बता दूँ। ये सब क्या आने की संभावना जो मैं करा रहा हूँ अभी कम रहता है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वो मैं फोकस कर दूंगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है, आपके सिलेबस में है, ठीक है। क्या दे दे क्या मालूम, ठीक है। विभिन्न प्रकार के लवण और उनका पीएच, ठीक है। विभिन्न प्रकार के लवण और उनका पीएच। देखो लवण कैसे बनता है, एसिड और बेस को मिलाए तो हम लोग क्या बनता था, सॉल्ट और वाटर। इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग लवण बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक, एक बात बताइए, अगर मैं पहला एसिड को मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं, प्रबल एसिड प्रबल अम्ल लेता हूं, और बेस को लेता हूं मैं वीक बेस, दुर्बल क्षार, तो भी तो लवण बनेगा, है ना। आम्ल और क्षार से तो लवण, एक तो पानी तो निकाल दीजिए आप, पहले पानी बाहर कर दीजिए, है ना, पानी निकाल दिए, ठीक है। अब जो लवण बनेगा ये स्ट्रॉन्ग लवण होगा कि वीक लवण होगा, समझ में आ रहा है। प्रबल क्षार होगा कि वीक क्षार होगा, लवण होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनेगा। देखो अम्ल स्ट्रॉन्ग है और क्षार वीक है, कमजोर है, समझ में आ रहा है। तो लवण जो बनेगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, समझ में आएगा, ठीक। दूसरा, इसको नोट कर लीजिए आप, इसमें से जो जो चाहिए आप नोट कर लीजिए। नहीं हाँ ये तो ठीक है, मैं बताया स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा। इसकी प्रकृति पूछी गई थी, सुनिएगा, सवाल में पूछा गया था कि इसकी प्रकृति क्या होगी। ये सॉल्ट बना, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना, इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी कि इसकी प्रकृति जो होगी वो क्षारीय होगी, ये बताइए। ये सवाल पूछा गया था, ये जो लवण बनेगा इसकी प्रकृति अम्लीय होगी कि इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होगी। देखो क्षारीय नहीं होगी, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, अम्लीय होगी। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा चीज आप डाल रहे हो। बात समझ में आएगा क्या। जैसे एक और चीज समझो, मैं एक और समझ में आ जाएगा आपको, समझा देता हूं मैं, रुको, ठीक है। मान लो मैं लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, और लिया स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, तो जो सॉल्ट बनेगा, एक सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, पानी बनेगा, सॉल्ट प्लस पानी बनेगा। भाई यहां पे तो सॉल्ट बनेगा ना, सॉल्ट, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, समझ में आ रहा है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो जो सॉल्ट बनेगा इसकी प्रकृति क्या होगी, है न्यूट्रल, उदासीन, समझ में आ रहा है, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, उदासीन। अब दोनों है ना, अरे समझ में आ रहा है क्या, है ना। अच्छा चार केस बनेंगे, समझ में आ रहा है क्या। चलो ये दो को नोट करो, फिर अगला भी मैं करा देता हूं। बुझा थे, इससे 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 अच्छा, अगर मैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बना देता हूं तो सॉल्ट की प्रवृत्ति क्या होगी, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। इसको गूगल करना है, ठीक है, लिखिए बस एक लाइन। कल कुछ मैं गूगल करने के लिए दिया था आप लोगों को, अभी याद आया गूगल करने से, याद है क्या, सवाल होमवर्क दिया था। अरे कॉपी ही नहीं खोल रहे हैं आप लोग, मैं समझ गया, हाँ है ना, एक सवाल तो दिया था मैं गूगल करने को, है ना। हाँ उसके क्या बोला था मैं,
यूज, क्या 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 यूज है? दो चार तो कैल्शियम तो मान लीजिए कृषि में तो ऐसे ही हो, तो बॉडी में भी जरूरत है कैल्शियम का, है ना? और कुछ यूज और देखिए वो तो कैल्शियम माइक्रो मैक्रो सब में आ ही जाएगा, समझ में आ रहा है। तो एक दो तीन यूज दिखेंगे आपको। खैर चलिए, मैं गूगल में से डाल दूंगा उसको। चलिए एक बताइए, तीसरा बताइए आप सवाल। कहां तक लिखा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो गया ना तीसरा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, तो आपको लगेगा कि हाँ। तीसरा, अगर मैं लेता हूं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट प्लस पानी, इस सॉल्ट की नेचर क्या होगा? इस सॉल्ट का नेचर क्या होगा? इस सॉल्ट का नेचर क्या होगा? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? क्षारीय होगा। समझ में आ रहा है? कब अम्लीय होगा, कब न्यूट्रल होगा, कब क्षारीय होगा। एक सवाल आपको गूगल करने के लिए दे देता हूं मैं। एक बचा कौन सा? 3 है ना। चौथा, अगर मैं लेता हूं वीक एसिड प्लस वीक बेस, इसमें भी सॉल्ट बनेगा और बनेगा पानी। इस सॉल्ट का नेचर आपको खोज के लाना है। क्या होगा? कौन सा होगा? उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। समझ में आया मित्रों? देखिए इसमें एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं 11th-12th में नहीं आता है सॉल्ट का नेचर। सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर है ना, 12th में जेई में। इधर सिलेबस से हटा दिया, इधर एनसीईआरटी में, तो अभी आप में संभावना ही नहीं है आने का। 12th में नहीं आते तो इधर तो आएगा नहीं, है ना। अरे समझ में आया क्या? बताएंगे क्या इसका? इसका पीएच जो रहता है ना, फिक्स नहीं रहता है, इसलिए होमवर्क दिया हूं। इसका पीएच जो आता है, इसका पीएच अपन मार देते हैं वीक न्यूट्रल, है ना, बट इसका पीएच जो होता है वो फिक्स नहीं रहता है। इसका पीएच फिक्स नहीं रहता है, तो अपन नहीं बता पाते हैं, अपन नहीं बता पाते हैं। समझ में आ रहा है? इसका पीएच फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। बेसिकली देखिए इसमें भी वही कारण, देखिए होता क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूं। वहां तो दिख रहा था एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, है ना, एक स्ट्रॉन्ग एक। अब इसमें ये समझ में नहीं आता कि ये भी वीक है, ये भी वीक है। इन दोनों की तुलना में ज्यादा वीक कौन है? किसका स्ट्रेंथ ज्यादा कम है? अरे समझ में आ रहा है? तो अब अगर मान लो ये कमजोर है इससे, तो इसका नेचर आ जाएगा, है ना। अगर ये कमजोर है इससे, तो इसका नेचर आ जाएगा। बात समझ में आएगा? इसमें अपन पता नहीं लगा पाते कि किसका नेचर ज्यादा है, किसका नेचर कम है, तो इनका पीएच फिक्स नहीं रहता। अरे समझ में आ रहा है? जब हिप्पोपोटामस के जैसे कर रहा है, पीछे बैठ के एकदम है, रात को खूब नाइट ड्यूटी ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, 1-2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, दिल पे नहीं लेना है ना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये जमाई ले रहा है, पढ़ा रहा हूँ मैं ठीक है ठीक है। कोई समस्या होगा तो बताइएगा। आप लोग का एक काम रहेगा, आप ना घटना चक्र उठाइएगा और सीजी व्यापम में जितने पेपर आए हैं, सीजी पीएससी और व्यापम में, ठीक है, वही सवाल आएंगे आपके, है ना। सवाल सॉल्व करने शुरू कर दीजिएगा, जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं कराऊंगा आखिरी में, बट आपसे बनने चाहिए, है ना। बाकी मिलेंगे कल देखते हैं क्लास कहाँ तक है।